हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी वर्मा चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2 इन फिगर। ठीक है, दो फिगर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे I1 एंड दिस इज I2। ठीक है, तो I1 बाई I2 का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहले पार्ट में वेन कैपिटल R का जो वैल्यू है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू 0.1 ओम है। दूसरे में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है एंड थर्ड में जब इसका वैल्यू 10 ओम होता है। ठीक है, इन तीनों केसेस में अलग अलग I1 बाई I2 का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। क्लियर है? नोट फ्रॉम योर आंसर्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मोर करंट। ओके, ठीक है, हम लोग देखेंगे। नोट फ्रॉम योर आंसर्स, पहले इतना काम स्टूडेंट हम लोग करते हैं, I1 बाई I2 का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद उसके आधार पर कुछ इस चीज को हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। I1 स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर I1 का वैल्यू अगर हमें निकालना है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 दोनों का वैल्यू जो है R के टर्म में, कैपिटल R के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उसका एक एक करके तीनों में सबका वैल्यू पुट करेंगे, तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, I1 का स्टूडेंट वैल्यू निकालना है। देखिए, इस सर्किट को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, बहुत तरीके से स्टूडेंट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका होगा आप समझ सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये होगा कि देखिए ये दोनों जो बैटरी है, समझिएगा, एक बैटरी है जिसका EMF 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। एक दूसरा बैटरी है जिसका EMF है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये दोनों बैटरी आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इंटर्न इस कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट किए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के क्रॉस। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट जो EMF होगा डायरेक्ट हम इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब नेट EMF। ये जो दो पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट P है और इस पॉइंट को स्टूडेंट अगर Q नाम दे, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस दोनों पॉइंट P और Q के जगह पे एक ही EMF रख सकते हैं। कितना? चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 + 1 ओम सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, दिस विल बी अगेन 2 ओम। ठीक है, इस दोनों पॉइंट P और Q के बीच में, ठीक है, अब दो EMF दो रेजिस्टेंस ना होके एक EMF एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे हो गया। इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज अगेन इन टर्न कनेक्टेड अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के क्रॉस जुड़ा हुआ है, जिससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। सेम सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट। इसके जगह हम रिप्लेस कर दिए, इसके जगह इतना हम रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप समझ सकते हैं I1 का वैल्यू स्टूडेंट बहुत ही आसान है निकालना। यहां से I1 का वैल्यू जो होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी नेट EMF कितना हो गया, या इफेक्टिव EMF कहिए, इफेक्टिव EMF बटा में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव EMF, इसमें एक ही इफेक्टिव EMF है, दिस इज 12 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है तो दिस विल बिकम R+2। ध्यान दीजिएगा, I1 का वैल्यू हमारा निकल चुका है 12 बाई R+2। बहुत ही आसान है, इसमें बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है यहाँ पे I1 का वैल्यू निकालने का, I1 को आप सॉल्व कर सकते हैं और फॉर I1 देखिए, यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहिए या किरचॉफ सेकेंड लॉ कहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हम लोग यूज करके I1 का वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा। इस लूप में करंट इस तरह से मूव कर रहा है, चलिए हम लोग भी इसी तरह से मूव कर जाते हैं, कैसे भी आप मूव करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे और सबको ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल ड्रॉप, I1 करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1R। क्लियर है? चलिए इसके क्रॉस निकालने वोल्टेज, उसी तरह इसके क्रॉस भी हमारा निकल जाएगा। I1 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 1 ओम है तो V = IR ओम्स लॉ से प्लस I1 × 1। फिर इस तरह से मूव कर रहा है, बैटरी का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, नेगेटिव प्लेट मिल रहा है तो माइनस लिखना है, -6। फिर आगे मूव कर रहे हैं
इस तरह से मूव कर रहा है, करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो फिर प्लस I1 इंटू 1, ठीक है। फिर इस तरह से मूव कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल रहा है -6 इक्वल्स टू जीरो। ये हम दूसरे तरीके से स्टूडेंट हम लोग निकाल रहे हैं I1 का वैल्यू। क्लियर है। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज I1R प्लस I1 इंटू R प्लस 2 हो गया, I1 प्लस I1, ठीक है। दिस इज -6 उधर ले गया 12, और इसलिए यहाँ से आपका I1 का वैल्यू निकल गया 12/R प्लस 2। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो I1 का स्टूडेंट हमारा वैल्यू निकल गया है। चलिए अब देखते हैं इस सर्किट में आपका ये दूसरे वाले फिगर के हिसाब से अब हम लोग को निकालना है स्टूडेंट I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखते हैं थोड़ा इसको। अगेन देखिए ऑब्वियस है, इस सर्किट को भी बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका स्टूडेंट होगा वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा दो बैटरी है। एक बैटरी जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और इस बैटरी के साथ पैरेलल में एक दूसरा बैटरी जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। सिंस दोनों बैटरी का ईएमएफ स्टूडेंट 6 वोल्ट है, ये मान लेते हैं दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं, ये चारों को हटा के एक ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में देखिएगा, क्योंकि ये दोनों का ईएमएफ सेम है, तो इफेक्टिव ईएमएफ का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 ओम। क्लियर है, पैरेलल में है, सेम है, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब ये चारों को हटा के हम इसके जगह पे, चारों के जगह पे एक बैटरी रख दी, एक ही बैटरी जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ ओम है, सेम वर्क करेगा इसके जगह पे। कहने का ये मतलब होता है। क्लियर, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए, दिस अगेन इंटर कनेक्टेड अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये कैपिटल R के क्रॉस जुड़ा हुआ है लाइक दिस, एंड दिस इज योर करेंट I2। यही I2 का वैल्यू निकालना है। अब अगेन आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान है। अगेन यहाँ से I2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नेट ईएमएफ कितना है, 6 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R प्लस हाफ, ठीक है। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 12/1 प्लस 2R। यहाँ से हमारा निकल चुका है I2 12/1 प्लस 2R। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं। अगर मान लिया आप केवीएल की सहायता से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सहायता से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, I2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखते हैं। और फॉर I2 यूजिंग केवीएल की सहायता से, देखिए उससे भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसको थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ जो I2 करंट, ध्यान दीजिएगा, ये I2 करंट अब क्या होगा, ये यहाँ पर डिवाइड होगा, इसका कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, लेकिन ये इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन है। इधर भी आपका एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इधर भी आपका सेम सिचुएशन है, ईएमएफ 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट हाफ डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियस है, सेम सिचुएशन है, तो इधर भी I2/2 करंट जाएगा और इधर भी I2/2 करंट जाएगा। कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है। अब किसी भी लूप में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हुए इक्वेशन को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही लूप ही था, आप यहाँ पे ये नीचे वाला लूप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये टोटल लूप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बीच का लूप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये ऑब्वियस है, ये वाला लूप कंसीडर करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो पहले तो इसमें कैपिटल R वाला टर्म भी नहीं आएगा, ठीक है, वहां से फाइनली कुछ रिजल्ट भी शायद ना निकले, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं इसी लूप में, और आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, तो इस तरह से चलिए हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं, हम लोग इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट, I2 करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R से, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी I2R। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ना शुरू किए, चलिए ये रेजिस्टेंस मिला, ध्यान दीजिएगा। अब इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2/2, मतलब कि यहाँ पर जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = IR से, I हो जाएगा यहाँ पर I2/2 IR, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे जब बढ़े तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला, सो वी विल राइट -6
एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। सबका समेशन हो गया, नेट वोल्टेज जो ड्रॉप हो गया किसी लूप में वो 0 हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम I2R। चलिए I2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ये आपका I2 हो गया R प्लस हाफ, ये -6 उधर ले जाते हैं तो ये 6 हो गया, इसीलिए I2 कितना हो गया स्टूडेंट 6/R प्लस हाफ एंड दिस बिकम्स I2 इक्वल्स टू 12/1 प्लस 2R। I2 का वैल्यू स्टूडेंट निकल चुका है। क्लियर स्टूडेंट एक मेथड और आपको बताना चाहिए यहाँ पे, इनफैक्ट आपको जानना चाहिए, जरूरी है कि जब इस तरह से पैरेलली बहुत सारे अगर बैटरी कनेक्टेड हों विद सम हैविंग सम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सेम वैल्यू था, ईएमएफ का वैल्यू सेम है तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इन जनरल इनफैक्ट आपको जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मिलने वाला है, इन जनरल अगर आपके पास बहुत सारे बैटरीज हों सेम या अलग अलग सबका ईएमएफ हो सकता है, सेम या अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उस केस में हम कैसे इफेक्टिव ईएमएफ लिखेंगे, कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए उस मेथड से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं I2 के लिए, और फॉर I2 देखिए I2 निकालने का एक और थर्ड मेथड देख रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। स्टूडेंट क्या फॉर्मूला है, ईएमएफ जब भी आपको निकालना हो, इफेक्टिव ईएमएफ स्मॉल EFF इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है, सो इट फॉर्मूला इज सिग्मा EI बाई RI डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/RI। क्लियर है, EI बाई RI मतलब एक एक करके EI बाई RI, ये पहला मान लिया बैटरी है तो E1 हो गया 6, R1 हो गया 1, यहाँ पे E2 हो गया 6, R2 हो गया 1। क्लियर है, तो देखिए E1 बाई R1 मतलब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस E2 बाई R2, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये दो बैटरी के जगह पे मतलब दो ईएमएफ और दो रेजिस्टेंस के जगह पे हम एक इफेक्टिव ईएमएफ लिखना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ E1 बाई R1, तो E1 कितना है 6 प्लस R1 कितना है 1 प्लस E2 कितना है 6, R2 कितना है 1, चलिए डिवाइडेड बाई R1 कितना है 1/R1 तो 1 प्लस R2 कितना है 1। क्लियर है स्टूडेंट, इक्वल्स टू यहां से आप देख सकते हैं 6/1 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1 प्लस 1 12/2 मीन्स 6। इफेक्टिव ईएमएफ 6 वोल्ट आ गया है आपका, वही हम यहाँ पे रखे थे, इफेक्टिव ईएमएफ ये दोनों की जगह पे 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, चलिए और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जगह पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब भी निकालना हो इस तरह के सिचुएशन में स्टूडेंट, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू सिग्मा 1/RI। क्लियर स्टूडेंट, सिग्मा 1/RI देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/RI तो 1/R1 मतलब क्या लिख रहे हैं 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है, R1 1 है, R2 भी 1 है, 1/1 प्लस 1/1 मीन्स 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1/R इफेक्टिव का वैल्यू 2 है, इसीलिए R इफेक्टिव ये कितना हो जाएगा, हाफ ओम हो जाएगा। दिस विल बिकम ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, दिस विल बी 6 वोल्ट, हाफ ओम, तो हाफ ओम आ चुका है यहाँ पे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब ये दोनों की जगह पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ ओम हो गया और इफेक्टिव ईएमएफ हो गया 6 वोल्ट, ये फॉर्मूला से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। फाइनली इतना कैलकुलेट करने के बाद अगेन यू विल हैव दिस सेम सिचुएशन, सेम सर्किट, और फिर यहाँ से आसानी से फिर इफेक्ट ये आपका I2 निकल जाएगा 6/, इतना करके। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए फाइनली स्टूडेंट हम लोग I1 और I2 निकाल चुके हैं। देखिए पहली बार बता रहे हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग KVL या K2L को, किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग यूज करते हैं, कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये जरूरी है फॉर बिगनर्स स्पेशली। सो ऑब्वियसली इसलिए इसमें कुछ टाइम लगा है, अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, बहुत आसानी से ये हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली निकालते हैं स्टूडेंट I1/I2। स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अब तो चूंकि यहाँ पे स्पेस भर चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे पूरा। I1 आपका फाइनली निकल चुका है 12/R+2
और I2 है आपका 12/1+2R, 12/1+2R। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, I1/I2, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, I1/I2 का वैल्यू इसको हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, अब I1/2 इसको हम लोग फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। I1/I2 स्टूडेंट हमारा क्या होगा, सबको अपलोड कर लिए। चलिए ये सबको हटा रहे हैं। I1 का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे सामने है, दिस इज I2 भी यहाँ पे हमारे सामने है। सो फाइनली ये पूरा नोट करने के बाद, सो I1/I2 ध्यान दीजिएगा, I1 है 12/R+2, I2 है 12/1+2R, तो इतना बाई 12/1+2R करेंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स फाइनली वी है 1+2R/R+2। क्लियर स्टूडेंट? I1/I2 हमारा निकल चुका है। चलिए ठीक है, ओके नाउ अब स्टूडेंट क्वेश्चन में R का 3 वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में, और उस तीनों वैल्यू के लिए हम लोगों को I1/I2 का वैल्यू निकालना है। पहले वाले पार्ट में व्हेन R का वैल्यू 0.1 ओम है, जब R का वैल्यू 0.1 ओम है तो ध्यान दीजिएगा I1/I2 का वैल्यू हो जाएगा 1+2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1+2, दिस इज 1+0.2 डिवाइडेड बाई 2.1, दिस इज 1.2 डिवाइडेड बाई 2.1, दिस इज 12/21, दिस इज 4/7, दिस इज 0.57 ऑलमोस्ट आपका आएगा 0.57। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बी पार्ट में वेन R का वैल्यू कितना है, बी में R = 1 ओम, वेन R = 1 ओम। चलिए जब R का वैल्यू 1 ओम है तो I1/I2 का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है, I1/I2 तो 1+2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1+2 मीन्स 1+2 डिवाइडेड बाई 1+2, 3/3 = 1, मतलब कि आपका I1/I2 का वैल्यू 1 आ गया इस केस में। पहले वाले पार्ट में आपका आंसर आ गया 0.57, और थर्ड वाले पार्ट में वेन R का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, R का वैल्यू है आपका 10 ओम। R का वैल्यू जब 10 ओम है उस केस में I1/I2 1+2R फॉर्मूला के हिसाब से, तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई R+2, 10+2, दिस इज 21 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 7/4, दिस इज 1.75 आंसर। क्लियर स्टूडेंट? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 0.57, 1 एंड 1.75। ओके ठीक है, इट्स आवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट आगे कह रहा है, नोट फ्रॉम योर आंसर्स। अब ये जो आंसर आया है स्टूडेंट, इससे नोट करना है, कुछ बात को बताया जा रहा है कि नोट फ्रॉम योर आंसर्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मोर करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज दे शुड बी ज्वाइंट इन पैरेलल। अगर हमको ज्वाइंट इन पैरेलल इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्मॉल, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है और हम ज्यादा करंट चाहते हैं, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है और अगर हम करंट ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए द टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज दे शुड बी ज्वाइंट इन पैरेलल, तो इसके लिए इसको पैरेलल में ज्वाइन करना चाहिए, एंड इन सीरीज इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम हो, जब कम हो, जो कि स्टूडेंट ये पहला वाला पार्ट है मेरा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू स्टूडेंट कितना है, 1 ओम है, पहले वाले पार्ट में ये 0.1 ओम, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस से इसका वैल्यू कम है। ये दूसरे वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा, R = 1 ओम, मतलब इसका वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, और ये तीसरे वाले पार्ट में जब R = 10 ओम है तो इसका वैल्यू उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है स्टूडेंट, 1 ओम है हर केस में। क्लियर है स्टूडेंट? तो कह रहा है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम हो, जब उसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में जब कम हो, उस केस में अगर हम ज्यादा करंट चाहते हैं, तो हमको पैरेलल में जोड़ना चाहिए।
क्लियर है, समझिएगा, बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट। देखिए जब इसका वैल्यू इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम है, जब कम है उस केस में I1 बाई I2, ध्यान दीजिएगा I1 जो है ये सीरीज वाला करंट है, I1 सीरीज वाला करंट है, I2 पैरेलल वाला करंट है, ठीक है। तो क्या है इसका वैल्यू 0.57, एक से कम आया है, एक से कम आया है। कहने का मतलब है कि क्या I2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, I2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से ये मेरा रिजल्ट निकल रहा है कि I2 का वैल्यू I1 से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से नीचे वाला ज़्यादा होगा ऊपर वाले से, तभी तो इसका वैल्यू 1 से कम आया। और I2 का वैल्यू ज़्यादा, I2 हमें ज़्यादा मिल रहा है, I2 मतलब कौन सा करंट हो गया, पैरेलल करंट हो गया, I2 आपका पैरेलल करंट हो गया, तो वही चीज़ कह रहा है। और सीरीज में ध्यान दीजिएगा, जब जब बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तब तो मेरा सीरीज वाला भी करंट I1 बाई I2 इक्वल्स टू 1, कहने का मतलब I1 और I2 दोनों बराबर, कहने का मतलब सीरीज वाला करंट और पैरेलल वाला करंट दोनों मेरा बराबर निकल जाता है। दोनों बराबर वैल्यू मिलता है जब R और इंटरनल रेजिस्टेंस R दोनों का वैल्यू बराबर है, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में ध्यान दीजिए I1 बाई I2 का वैल्यू मेरा एक से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये तभी तो एक से ज़्यादा होगा जब I1 का वैल्यू I2 से बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा मतलब कि सीरीज करंट या I1 सीरीज करंट हो गया, तो सीरीज करंट मेरा ज़्यादा है, वही बोल रहा है। एंड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर R का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो हमको सीरीज में जोड़ना चाहिए ज़्यादा करंट के लिए, क्योंकि उस केस में सीरीज वाला करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। और अगर R का वैल्यू स्मॉल r से कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, तो हमको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए ज़्यादा करंट के लिए, क्योंकि उस केस में हमको पैरेलल वाला करंट का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, वही चीज़ कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर कैपिटल N इक्वल्स टू N1 N2 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, सपोज N1 सेल्स आर ज्वाइंट इन सीरीज, ठीक है। हमारे पास बहुत सा बैटरी है जिसमें हर बैटरी का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ऐसे बहुत सारे बैटरी को, इनफैक्ट N1 सेल्स को, इस तरह की N1 सेल्स को हम सीरीज में ज्वाइन किए टू फॉर्म ए लाइन, ठीक है, एक लाइन, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है। हमारे पास बहुत सा बैटरी है, हर बैटरी का EMF, हर बैटरी का EMF जो है, हर बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इस तरह के बहुत से बैटरी को हम लोग पहले सीरीज में जोड़े हैं, E R, इस तरह की बहुत से बैटरी को हम लोग सीरीज में जोड़े हैं, ठीक है, सीरीज में जोड़े हैं लाइक दिस, इस तरह का सिचुएशन। ये डॉट डॉट मतलब यहाँ पे काफ़ी बैटरी यहाँ पे इस तरह से हम लोग कनेक्ट किए हैं। चलिए इनफैक्ट कितने बैटरी को हम लोग कनेक्ट किए हैं, तो N1 बैटरी को कनेक्ट किए हैं, N1 बैटरी को, मतलब ये पहला बैटरी है, ये दूसरा बैटरी है, ये N1 बैटरी है, N1 बैटरी है जिसमें इसका भी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसे ऐसे बहुत से बैटरी को हम सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर दें, ठीक है। सपोज N1 cells are joined in series to form a line and N2 such lines are connected in parallel, और ऐसा ऐसा ये एक लाइन में इस तरह का इतना बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा ऐसा N2 लाइंस पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब स्टूडेंट फाइनली आप समझ सकते हैं सिचुएशन कुछ इस तरह का है। इसके नीचे भी इस तरह का एक लाइन है और सेम उस लाइन में भी इसी तरह का सिचुएशन है, इसी तरह का सिचुएशन, डॉट 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 डॉट, लाइक दिस। यहाँ पे सबका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, आप समझ रहे हैं, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, पहला बैटरी 1 2 N1, ठीक है, N1 इस तरह से कनेक्टेड है। और इस तरह से कितना लाइन है, N2 लाइन्स है स्टूडेंट, N2 लाइन्स है, आप समझ सकते हैं। मतलब फाइनली कुछ इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास स्टूडेंट, कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम है।
लाइक दिस स्टूडेंट, और हर एक का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल ए सॉरी स्मॉल आर लाइक दिस। क्लियर है? ऐसा ऐसा N2 लाइन्स है, N2 लाइन्स है। क्लियर है? और हर एक लाइन में ऐसा N1 सेल कनेक्टेड है। ठीक है, और कनेक्टेड इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ड्राइव्स द करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपका कनेक्टेड है लाइक दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दो पार्ट है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कैपिटल आर ये आपका कैपिटल आर है, फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। चलिए, इससे हम लोगों को करंट का वैल्यू स्टूडेंट निकालना, मान लेते हैं इससे जो करंट का वैल्यू है कैपिटल आई है। ठीक है, अगेन आप समझ सकते हैं कि जैसा इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत तरीके से। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ भी इस सर्किट को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका हो सकता है, पहले उस मेथड को स्टूडेंट देखते हैं। आप समझ सकते हैं ई सबका ईएमएफ ई है। ठीक है, सबका ईएमएफ ई है, और तो फाइनली हर एक लाइन में स्टूडेंट, हर एक लाइन में ये इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा, चूंकि सीरीज में है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा ऐसा N1 सेल है तो N1E। ठीक है, और ये ऐसा ऐसा स्मॉल आर सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। कितना ऐसा रेजिस्टेंस है, N1 रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लिखेंगे एक किसी एक लाइन में, दिस विल बिकम N1R। कोई कंफ्यूजन नहीं। और आप समझ सकते हैं ऐसा ऐसा कितना N2 लाइन कनेक्टेड है, N2 लाइन कनेक्टेड है, मतलब ये दूसरे वाले लाइन के लिए भी हम इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे N1E लिखेंगे। ठीक है, और इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस लिखेंगे दिस विल बी N1R। ठीक है, ऐसा ऐसा मेरा कनेक्टेड है, ऐसा ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, N2 तक कनेक्टेड है, दिस इज N1E N1R। चलिए ठीक है नाउ, और इसके क्रॉस ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। बहुत ही बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। अब आप समझ सकते हैं सारे बैटरी का, जैसा इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, सारे बैटरी का ईएमएफ सेम है, जितना भी ऐसा N2 लाइन तक कनेक्टेड है, N2 तक कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक N2 है। ठीक है ना, N2 क्लियर है? तो सारे बैटरी का ईएमएफ सेम है, N1E। ठीक है, तो आपका नेट ईएमएफ जो हो जाएगा स्टूडेंट ये सेम रह जाएगा। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये सारा, ये जो दो पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q, सेम, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q। ठीक है, तो इस P और Q के बीच में जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा ये उतना ही रह जाएगा। इफेक्टिव ईएमएफ सारे का ईएमएफ सेम है, सबका ईएमएफ का वैल्यू सेम है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो ईएमएफ का वैल्यू सेम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये कितना है, N1R, सबका वैल्यू सेम है, सब पैरेलली कनेक्टेड है, तो सीधे N1R डिवाइडेड बाय N2 कर देंगे। N2 ऐसा लाइन, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये निकल गया मेरा स्टूडेंट। ठीक है, और फाइनली मतलब ये दिस इज योर पॉइंट Q, तो P और Q के बीच में फाइनली ये इतना रेजिस्टेंस के जगह पे अब फाइनली हम लोग एक बैटरी रख चुके हैं जिसका ईएमएफ N1E है, इंटरनल रेजिस्टेंस है N1R डिवाइडेड बाय N2, एंड दिस इज अगेन फाइनली इंटरनल कनेक्टेड अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, और ये करंट का वैल्यू, करंट I फ्लो कर रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सेम काम करेगा। ये पूरे के जगह पे एक बैटरी इतना रख दिए हैं, इतना ईएमएफ और इतना इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू का, तो आपका करंट अभी भी यही फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा यहाँ से निकाल सकते हैं, इसीलिए I इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस सर्किट में आप समझ रहे हैं एक ही ईएमएफ है N1E, ठीक है, और एक ही, और ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है, जो करंट इससे फ्लो कर रहा है वही करंट इससे फ्लो कर रहा है, एक ही सर्किट है, एक ही लूप है, तो ये दोनों को करंट एक साथ हम ऐड कर देंगे, R प्लस N1R डिवाइडेड बाई N2। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल, ये I का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लिया I का वैल्यू R, ठीक है, I का वैल्यू
अगर हम फॉर्मूला की सहायता से निकालना चाहें, जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो चलिए यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, और आई यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बहुत तरीका हो सकता है। देखिए आप केवीएल वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ से आई करंट निकला है, तो अब ये आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, ये करंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा ऐसा N2 लाइन है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इसमें, मतलब यहाँ से अचानक आप सीधे उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि इसमें इतना करंट गया, उतना ही वैल्यू का करंट इसमें गया, इतनी वैल्यू का करंट इसमें गया। एक लूप में घूम जाइए, नीचे वाले में आपको डायरेक्ट आई का एक्सप्रेशन आ जाएगा। करके देखिएगा, सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिए। लेकिन फॉर आई अब यूजिंग फॉर्मूला थोड़ा सा देख रहे थे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला की सहायता से, अगर बहुत सारे इस तरह के बैटरी कनेक्टेड हो, ठीक है, पैरेलली, तो कैसे हम डायरेक्ट ईएमएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, इफेक्टिव ईएमएफ के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, सिग्मा ई आई डिवाइडेड बाई आर आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा वन बाई आर आई। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ई आई बाई आर आई, तो आप समझ सकते हैं ई आई बाई आर आई मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई आर सब इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि ये आपका यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सीरीज में कोई परेशानी नहीं है, तो समझिएगा ये N1E, देखिएगा ई आई क्या है, N1E बाई ई आई आपका हो गया N1E हो गया। ठीक है, बाई आर आई N1, मतलब E1 बाई R1। इसको एक लाइन थोड़ा सा और लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। दिस बिकम्स E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह का कितना पैरेलल लाइंस कनेक्टेड है, 2N2 टर्म्स लिखते हैं, 2N2 टर्म्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, 2N2 टर्म्स। कितना पैरेलल लाइन है इस तरह का, N2 तक। ठीक है, इसी का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, E1 कितना है, E1 यहाँ पे है E1 बाई R1 कितना है, N1R प्लस। ठीक है, E2 कितना है, E2 भी भाई उतना ही है, N1E। R2 कितना है, N1R प्लस डॉट 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 2N2 टर्म्स, N2 टर्म्स। चलिए इसको थोड़ा साइड में रखिए, हम लोग इनफैक्ट निकाल चुके हैं, इसको दूसरे तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 1 बाई R1, तो 1 बाई R1 कितना है, N1R, R1 यही ना, ये E1 है, R1 है, E2 है, R2 है। ठीक है, तो R1 कितना है, N1R, 1 बाई N1R प्लस R2 कितना है, 1 बाई R2 कितना, R2 भी 1 बाई N1R प्लस डॉट डॉट 2 कितना, ऐसा टर्म्स तक, N2 टर्म्स तक, ऐसा N2 तक कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा। चलिए सबका वैल्यू सेम है, N1E बाई N1E प्लस N1R, 2N2 टर्म्स तक। तो इसको सीधे N2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो N1E बाई N1R इंटू N2। ठीक है, उसी तरह नीचे भी, ठीक है, उसी तरह नीचे भी ये सब 1 बाई N1R प्लस 1 बाई N1R प्लस 1 बाई N1R, कितना, N2 टर्म्स तक, तो 1 बाई N1R इंटू N2। क्लियर है, यहाँ से बहुत सारी चीज कैंसिल होगा, आप समझ सकते हैं। N1 और N1 कैंसिल हो गया, N2 और N2 कैंसिल हो गया, ऊपर में आपका है E बाई R। ठीक है, E बाई R, और नीचे में आपका ये N2 कैंसिल हो चुका है, 1 बाई N1R नीचे में है, 1 बाई N1R। ठीक है, ये R और R भी कैंसिल हो जाएगा, R और R भी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी फाइनली N1 आपका ऊपर चल जाएगा, तो दिस बिकम्स N1E। मतलब इफेक्टिव ईएमएफ आपका आ गया है N1E, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, N1, दिस इज योर इफेक्टिव ईएमएफ। ठीक है, ये तो आप यहाँ इस तरह से फॉर्मूला से भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट चूंकि सबका वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं N1E पैरेलली कनेक्टेड है। तो ठीक है, उसी तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उस फॉर्मूला का यूज करके, आप जब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो उस केस में भी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना आएगा, आप करके देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली चलिए हमारा आई का वैल्यू स्टूडेंट निकल चुका है। क्वेश्चन का बी पार्ट हम लोग देखते हैं, बी पार्ट। ठीक है, यहां से और फॉर आई ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव ईएमएफ निकाले हैं, तो अगेन यू विल हैव द सेम सर्किट। ये N1E आप लिखिएगा, फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिएगा फॉर्मूला का यूज करके, तो उसका वैल्यू इतना ही आएगा, N1R बाई N2। फिर फाइनली आपको सेम सर्किट मिलेगा, और यहाँ से फिर आप इस तरह से आई का वैल्यू फिर आप लिख देंगे। क्लियर है,
मेन पर्पस था कि इफेक्टिव ईएमएफ कैसे फॉर्मूला की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकल चुका है हमारा। क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है एज्यूमिंग दैट n1 and n2 कैन बी कंटिन्यूअसली वैरिड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन n1 into r फॉर व्हिच द करंट इन r इज मैक्सिमम। आर में यही करंट फ्लो कर रहा है। चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली वैरिड, फाइंड द रिलेशन निकालना है n1 into r और r में, सो दैट कि ये करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। देखते हैं स्टूडेंट, चलिए ठीक है। चलिए इसको भी हटा सकते हैं हम लोग फिलहाल अभी। आई का फाइनली स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। आई का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, तो उस केस में n1 n2 r कैपिटल R स्मॉल r में हमें रिलेशन निकालना है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बी पार्ट 21 का बी पार्ट का ये हम पहला मेथड, ठीक है ना, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम के हिसाब से स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा नेट कितना निकला है, N1R/N2, ठीक है। इसका वैल्यू R के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में, पर्टिकुलर उस केस में, इससे जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना, फॉर करंट I टू बी मैक्सिमम external resistance R should be equal to, जब भी इस तरह का सिचुएशन हो स्टूडेंट, आप ये कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक देखेंगे मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करके भी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का जो वैल्यू है शुड बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, that is R equals to, कैपिटल R equals to नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, N1R डिवाइडेड बाई N2। यही हमारा फाइनल रिलेशन निकल चुका है। क्लियर स्टूडेंट, 21 का भी RN1 equals to RN2, ठीक है। इसी चीज को आप लिख सकते हैं RN1 equals to RN2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये हमारा कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। क्लियर। देखिए इसका दूसरा मेथड आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैथमेटिकली हम लोग सिंपल आई का मैक्सिमम हमें स्टूडेंट वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा आई हमारे पास क्या है, दिस इज N1E/R प्लस N1R/N2 इंटू आर। आई का मैक्सिमम स्टूडेंट वैल्यू निकालना है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनटू आपका ऊपर जाएगा, दिस इज N1 into E बाई दिस बिकम्स RN2 प्लस RN1। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट, एज्यूमिंग दैट N1 and N2 कैन बी कंटिन्यूअसली वैरी, और N1 N2 को अगर हम कंटिन्यूअसली वैरी करें उस केस में आई का मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग N1 N2 से डिवाइड करते हैं। N1 N2 इस टर्म से डिवाइड करेंगे N1 N2 से, तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। दिस इज E बाई, ध्यान दीजिएगा, दिस इज RN2 बाई N1 N2 प्लस RN1/N1 ठीक है, इक्वल्स टू, ऐसा क्यों लिख रहे हैं जस्ट हम बता रहे हैं आपको। E इक्वल्स टू, यहाँ पे N1 N2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स R/N1, दिस बिकम्स प्लस N1 N1 कैंसिल हो जाएगा प्लस R/N2। क्लियर है। ऐसा स्टूडेंट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि N1 N2 को एज्यूम कीजिए कि कंटिन्यूअसली हम वैरी कर रहे हैं। तो N1 N2 जब वेरिएबल हो गया, अभी इस तरह से लिखने से फायदा क्या हो गया,
आई का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, अब क्या है कि ऊपर वाला ये इसका वैल्यू कांस्टेंट है, ई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो सिंपल अब हम लोग देख लेंगे कि भाई इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। इसका वैल्यू चेक करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ई आपका ई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस तरह से लिखने से फायदा यही हुआ कि ई कांस्टेंट हो गया आपका, और ये जो है इसका वैल्यू अब मिनिमम होना चाहिए आई का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए। नाउ ये मिनिमम होने के लिए r/n1 प्लस r/n2, ये मिनिमम होने के लिए स्टूडेंट, ये इसका वैल्यू मिनिमम होने के लिए, क्या करना होगा, ठीक है। इसको देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर r/n1 माइनस रूट अंडर r/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट अंडर r/n1 इंटू रूट अंडर r/n2, ये आपका मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, ये मिनिमम होना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम इस तरह से लिखने से फायदा यही हुआ, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेम आपका ये टर्म आएगा, प्लस b स्क्वायर सेम यही टर्म आएगा, माइनस 2 इंटू दिस 2 इंटू इतना प्लस 2 इंटू इतना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली इतना मिल जाएगा। इस तरह से लिखने से फायदा, मैथ में हम लोग इनफैक्ट बहुत जगह इस तरह का काम करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो अब क्या है कि इसका मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव वैल्यु है, इसका मिनिमम वैल्यू यही हो सकता है, और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाए। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये r/n1 माइनस r/n2 ये जो है 0 हो जाए, और यहां से आप समझ सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो r/n1 इक्वल्स टू r/n2, मतलब फाइनली rn2 इक्वल्स टू rn2 इक्वल्स टू rn1। क्लियर, सेम रिलेशन आपका निकल चुका है। तो आप इस तरह से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मैथ्स की सहायता से भी इसको इस तरह से इस कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट, एक बैटरी जिसका ईएमएफ 100 वोल्ट है, एंड a resistor of resistance 10 किलो ओम are joined in series. This system is used as a source to supply current to an external resistance capital R. ठीक है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है 100 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड a resistor of resistance 10 किलो ओम, और एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, ठीक है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। दिस सिस्टम इज यूज्ड एज ए सोर्स टू सप्लाई करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसके क्रॉस इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का हम यूज कर रहे हैं करंट डिलीवर करने के लिए। इफ आर इज नॉट ग्रेटर देन 100 ओम, द करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट अप टू 2 significant digits, find its value, ठीक है। This is the basic principle of a constant current source। चलिए ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा निकाल लें। This system used as a source to supply current to an external resistance capital R. If R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits, find its value। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है, तो हम लोग करंट का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग निकाल लेते हैं। मान लिया इसमें आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं आई का वैल्यू जो हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आर प्लस 10 किलो ओम। 10 किलो ओम को स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10,000, ठीक है, नो चलिए ठीक है। तो if R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digits, find its value। ठीक है, एक एक करके थोड़ा 2-3 हम लोग वैल्यू देख लेते हैं स्टूडेंट। R is not greater than 100 ohm, मान लेते हैं जब when R
मान लेते हैं आपका 1 ओम है, R इज नॉट ग्रेटर देन 100 ओम, तो I का वैल्यू कितना आएगा उसका वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। दिस बिकम्स 100/10001, ठीक है। दिस बिकम्स, इसका वैल्यू स्टूडेंट अगर हम लोग सॉल्व करें, 23 हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं। दिस बिकम्स 100 डिवाइडेड बाई 10001, दिस बिकम्स 0.0099। इनफैक्ट इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा कि इनफैक्ट ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए, जब R का वैल्यू 100 ओम से छोटा है, चलिए एक 1 ओम ले लिए, मान लेते हैं जब R का वैल्यू, ठीक है, वेन R इक्वल्स टू 10 ओम, तब लेके देखते हैं स्टूडेंट, तब लेके देखते हैं, ठीक है। नोट द करेंट थ्रू इट इज कांस्टेंट अप टू 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है, जब तक R का वैल्यू 100 ओम से कम है तब तक कांस्टेंट रहेगा, मतलब 0.0099 ही रहेगा। चेक करके देखते हैं, जब R का वैल्यू 10 ओम, अभी भी ये 100 ओम से छोटा है, इस केस में करंट का वैल्यू होगा स्टूडेंट 100/100, इसमें 10 ऐड करेंगे तो आप समझ रहे हैं 10010। इस केस में स्टूडेंट हो जाएगा इसका वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 10010 इक्वल्स टू 0.009990। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, इतना ये ओम नहीं आएगा, एम्पियर जो भी है, ठीक है, ठीक है। नाउ इतना आप देख सकते हैं, अभी भी ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ठीक है, इसका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है 0.0099, 0.0099। चलिए एक और देख लेते हैं, जब 100 ओम, इफ R इज नॉट ग्रेटर देन 100 ओम, 100 ओम से जब बड़ा नहीं, मतलब 100 ओम तक भी, इनफैक्ट देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है, ठीक है, 100 बाई ये 100 प्लस दिस 100/10100, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10100, दिस बिकम्स 0.00990 एम्पियर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है ना, द करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट अप टू 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सब जगह वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका वैल्यू 100 से बड़ा करके देखते हैं, ये इसका वैल्यू चेंज होना चाहिए। मान लेते हैं 105 ओम है स्टूडेंट, जब R का वैल्यू 105 ओम है तो करंट कितना होगा, 100/100 105 प्लस 100 10,000, ठीक है। दिस बिकम्स 100/10105, इसका वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 100 डिवाइडेड बाई 10105। दिस बिकम्स, देखिए इसका वैल्यू चेंज कर चुका है स्टूडेंट, 0.009896 एम्पियर चेंज हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, जब तक 100 या उससे कम है तो ये इसका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसका वैल्यू कांस्टेंट था, ठीक है। जैसे ही 100 से बड़ा किए इसका वैल्यू चेंज हो चुका है। चलिए एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया 1000 ले लेते हैं, ये भी 100 ओम से बड़ा है आपका, ठीक है। इस केस में आपका करंट हो जाएगा 100/1000 प्लस 100/R प्लस दिस, सब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, दिस। क्लियर स्टूडेंट? दिस बिकम्स 100/10100। क्लियर है? इसका वैल्यू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10100। दिस बिकम्स, नहीं कुछ कैलकुलेशन में लगता है गलती हो रहा है, 1000, तो ये हो जाएगा इनफैक्ट आपका ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.009090 लाइक दिस। अब देख सकते हैं वैल्यू चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है, कंटिन्यू, कांस्टेंट नहीं रहा है। जब तक 100 है या उससे कम है तब तक 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसका वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, और जैसे ही 100 से फिर हम बड़ा वैल्यू ले रहे हैं 1059890, मतलब इसका वैल्यू कंटिन्यू कांस्टेंट नहीं रह रहा है, चेंज कर जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।